Assalamu alaikum students, this is Maaz Shakil and you are watching my channel The Nani Tree. We are back with another lecture. Previously मैंने 5 lectures अपलोड कर दिए थे जो कि चैप्टर 3, 4, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 के lectures थे। ठीक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो काइंडली वो वीडियो वॉच कर लें। और जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सही है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ इस सेंस के अंदर है कि इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट कम याद रखने हैं लेकिन थ्योरी ज़्यादा याद रखनी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस से कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अच्छा, इंटरफेरेंस मतलब होता है कि दो चीज़ों का या तीन चीज़ों का आपस में मिल जाना, दैट इज इंटरफेरेंस। सही है। जैसे लेट सपोज अगर दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा बंदा अगर उसको इंटरप्ट करता है तो हम क्या बोलते हैं, पे तुम इंटरफेयर कर रहे हो। इसका मतलब कि वो अपनी बात को भी बीच में लेके आ रहा है, तो इंटरफेयर मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सुपर पोजिशन हो रही है बातों की। ठीक है, तो सिमिलरिटी लाइट की बात करेंगे तो इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा रेस आपस में क्या करती है, सुपरपोज होती है। ठीक है, मिल जाती है, दैट इज मीन इंटरफेरेंस। तो इसके अंदर जो इसकी मेन डेफिनेशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी, द सुपर पोजिशन ऑफ टू रेस, द सुपरपोजिशन ऑफ टू रेस। सही है, दो रेस का आपस में इंटरफेयर हो जाना, सुपरपोज हो जाना, दैट मीन इंटरफेरेंस। ठीक है। अच्छा, जो दो रेस आपस में जो मिल रही हैं उन रेस की इंडिविजुअली कोई ना कोई इंटेंसिटी होगी। लेट सपोज मैं कहता हूँ रेस 1 की I1 इंटेंसिटी है, रेस 2 की I2 इंटेंसिटी है। व्हेन इट सुपरपोज तो क्या होता है कि जो इंटेंसिटी है या तो बहुत बढ़ जाती है या तो बहुत कम हो जाती है, जीरो हो जाती है। 3 केसेस हैं, या तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है या कम हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी बिकम हायर लोअर और ज़ीरो। समझाऊंगा मैं हाई कब होती है, लोअर कब होती है। अच्छा, पहली चीज़ ये कि एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि इंटरफेरेंस की 2 कंडीशन होती है कि इंटरफेरेंस इन्हीं 2 कंडीशन पे ही फुलफिल होगा, अदरवाइज फुलफिल नहीं हो सकता। पहली बात ये होती है कि जो आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहली कंडीशन कि इट शुड बी कोहेरेंट सोर्स, इट शुड बी कोहेरेंट सोर्स। मतलब जो दो सोर्स से रेज निकल रही है वो कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स मतलब ऐसे सोर्स जिसके अंदर जो रेज इमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब दो रेज निकल रही है, ठीक है, दोनों रेज की फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए और वेवलेंथ होनी चाहिए। इट मीन कोहेरेंट सोर्स है। ये तभी पॉसिबल है जब हम क्या करें, एक ही सोर्स से हम 2 स्लिट बना देंगे। तो इसका मतलब एक स्लिट, एक लाइट है उसमें 2 जगह बना दी मैंने, 2 सोर्सेज बन गए, तो वो 2 सोर्सेज रेज निकल रही है, तो उसी सूरत के अंदर सोर्स की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो हाउ कैन वी अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज सेम? तो इट शुड बी अ वन सोर्स एंड हैविंग 2 स्लिट्स। जब हम यंग डिफरेंस स्लिट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह बेसिकली यहाँ पे काम हो रहा होता है। ठीक है। सेकंड चीज़ होती है सोर्स शुड बी क्लोज टू ईच अदर, सोर्स शुड बी क्लोज्ड टू ईच अदर। दोनों सोर्सेज बहुत करीब होना चाहिए। अगर दूर दूर होंगे तो इंटरफेयर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है भाई, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमने पढ़ लिया। अच्छा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट 2 किस्म की होती है। एक को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Second one is destructive अच्छा, कंस्ट्रक्टिव का जो मतलब होता है वो होता है पॉजिटिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब नेगेटिव, तबाह, नेगेटिव। ठीक है, इससे समझेगा कि अगर रिजल्टेंट
इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए या ज़ीरो हो जाए, क्या कहा था मैंने कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी या तो बढ़ेगी या कम होगी या जीरो हो जाएगी। बढ़ेगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कम होगी या जीरो हो जाएगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, सेकंड बात, इट प्रोड्यूस ब्राइट फ्रिंज, इट प्रोड्यूस ब्राइट फ्रिंज। पढ़ेंगे ब्राइट फ्रिंज क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है, इट प्रोड्यूस डार्क फ्रिंज। तीसरा पॉइंट, पार्ट डिफरेंस जो होता है इसका वो क्या होता है, एम लैम्डा। इसका पार्ट डिफरेंस क्या होता है, एम प्लस हाफ लैम्डा। पढ़ेंगे पार्ट डिफरेंस क्या होता है क्या है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट अच्छा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है स्क्रीन। ठीक है, इसको स्लिट 1 कहते हैं, इसको स्लिट 2 कहते हैं। ये मेन सोर्स है, मैंने क्या कहा था, मेन सोर्स है ये। अब मेन सोर्स, बिकॉज हमें जो कंडीशन फुलफिल करनी है वो कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन फुलफिल करनी है, तो इट शुड बी अ मेन सोर्स एंड वी हैव टू स्लिट्स S1 एंड S2। सोर्स वही है लेकिन जगह दो मिल गई इसको, तो इसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम होगा, दैट मीन्स एक कोहेरेंट सोर्स है। ठीक है, ये आपके पास जो डिस्टेंस है इसका, ये d डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस इसका है वो l डिस्टेंस है। इसका जो फॉर्मूला बनता है ना फॉर कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव फॉर्मूला इसका होता है एम लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और डिस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है इसका, एम लैम्डा सॉरी अच्छा, हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, जो यंग डबल स्लिट का पार्ट डिफरेंस होता है ना, जो यंग डबल स्लिट का पार्ट डिफरेंस होता है वो कितना होता है, डी साइन थीटा होता है। और कंस्ट्रक्टिव का पार्ट डिफरेंस क्या होता है, एम लैम्डा होता है, तो ये कंपेयर हो जाएगा, इस तरह ये कंपेयर हो जाएगा, एम प्लस हाफ लैम्डा डी साइन थीटा। ये हमेशा देखें, हमेशा यंग डबल स्लिट में अंदर डी साइन थीटा होता है यंग डबल स्लिट का पार्ट डिफरेंस। अगर हम कंस्ट्रक्टिव बात करें, कंस्ट्रक्टिव का पार्ट डिफरेंस क्या होता है, एम लैम्डा होता है। ठीक है, इसको कंपेयर होकर ये ड्राइव हो जाएगा, ड्राइव में कर नहीं रहा, समझा रहा हूँ खाली। इसलिए यहाँ पे एम प्लस हाफ लैम्डा इसको डी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एम क्या होता है, यहाँ पे जो एम होता है वो होता है nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज। अब यहाँ पे जो एम होता है वो क्या होता है, nth डार्क फ्रिंज। अच्छा, यंग डबल स्लिट को ही कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ते हैं पैटर्न किस तरह बनता है। हमेशा देखिएगा, इसको पॉइंट ओ कहते हैं, ये पॉइंट ओ है और इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल मैक्सिमा। और हमेशा देखिएगा
कि यंग डबल स्लिट के सेंटर में हमेशा ब्राइट फ्रिंज होती है। क्या होती है? हमेशा ब्राइट फ्रिंज होती है। कोई भी पूछे आपसे कि यंग डबल स्लिट के अंदर सेंट्रल जो पैटर्न बनता है, उस पैटर्न की जो सेंट्रल आपके पास जो आपके पास फ्रिंज होती है कौन सी होती है? हमेशा ब्राइट फ्रिंज होती है। और यहाँ पे एम जो होता है 1 होता है। क्या होता है? सॉरी 1 0 होता है। ठीक है, अच्छा, पहले ब्राइट फ्रिंज है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, मतलब डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, मतलब डार्क 1 ब्राइट 1 डार्क 2 ब्राइट 2। सही है। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि वाई मैक्सिमा के बारे में। वाई मैक्सिमा हमेशा देखिएगा कि जो वाई मैक्सिमम होता है ना, वो होता है द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा टू ब्राइट फ्रिंज, टू ब्राइट फ्रिंज। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आएगी सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की, दिस इज कॉल्ड वाई मैक्सिमा। सही है। तो वाई मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या बनता है? एम लैम्डा एल अपॉन डी, दिस इज कॉल्ड वाई मैक्सिमा। और इसको हम पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग वाई मिनिमा की। वाई मिनिमा क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा टू डार्क फ्रिंज, टू डार्क फ्रिंज। अगर मैं यहाँ देखूँ तो दिस विल बी वाई मिनिमा। ठीक है। तो वाई मिनिमा फॉर्मूला क्या बनता है? एम प्लस हाफ लैम्डा एल अपॉन डी। This is called the position of dark fringe. अच्छा, अगली हम बात करते हैं फ्रिंज स्पेसिंग की। किसकी बात करते हैं? फ्रिंज स्पेसिंग। और फ्रिंज स्पेसिंग क्या होता है उसको देख लेते हैं। The distance between two consecutive bright fringe or dark fringe is called फ्रिंज स्पेसिंग। इट्स कॉल्ड डेल्टा एक्स। इसको डेल्टा एक्स कहते हैं। फ्रिंज स्पेसिंग को क्या बोलते हैं? इसको डेल्टा एक्स कहते हैं। तो बेसिकली ये दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज का और दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस होता है। जैसे हम बात करते हैं इसको वाई मैक्सिमा का, इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं वाई मैक्सिमा का कहूँगा क्योंकि ये भी पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज है, लेकिन इसको मैं 1 कहूँगा, इसको मैं 2 कहूँगा। सिमिलरली ये भी वाई मिनिमा होगा, लेकिन इसको मैं वाई मिनिमा 2 कहूँगा, इसको 1 कहूँगा, इसको वाई मिनिमा 2 कहूँगा।
इसका मतलब ये हुआ 2 कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज एंड 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। इसका मतलब हुआ कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो डेल्टा एक्स होगा, और ये भी डिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम डेल्टा एक्स निकालेंगे। अगर मैं इसके वाई मैक्सिमा 2 को इसके वाई मैक्सिमा से माइनस कर दूं तो आई विल गेट दिस डिस्टेंस, ठीक है, दिस माइनस दिस, सो आई विल गेट दिस। सिमिलरली डार्क की बात करें तो इफ़ वी माइनस दिस वन टू दिस वन तो आई विल गेट दिस वन। तो इसका मतलब है जो फ्रिंज स्पेसिंग निकलेगा वो कैसे निकलता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई मैक्सिमा 2 माइनस वाई मैक्सिमा 1। इसी तरह डेल्टा एक्स मिनिमा से भी निकल सकता है, तो डेल्टा एक्स विल बी वाई मिनिमा 2 माइनस वाई मिनिमा 1। तो ये तो फॉर्मूला हो गया सिंपल सा। अगर मैं जनरलाइज करूँ फॉर्मूले को तो डेल्टा एक्स जो वैल्यू निकलती है डेल्टा एक्स की वो क्या निकलती है, तो आई हैव ऑलरेडी that will be lambda L upon D, that will be lambda L upon D. This is called French spacing, this is called French spacing. अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डायफ्रैक्शन की। अच्छा, डायफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है और डायफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस में क्या फ़र्क है। लेट्स से कि हम कोई एक लाइट सोर्स यहाँ से आ रही है, सही है, और हम दीवार लेट सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे ओपेक जो है वो हाथ रख दूँ अपना, ठीक है, तो क्या होगा जब लाइट ट्रेवल करेगी तो हर जगह से लाइट पास हो जाएगी, बट यहाँ से लाइट नहीं पास हो पाएगी, इसकी वजह से शेडो पीछे क्रिएट होता है, सही है। तो ये तो सिंपल चीज़ है, हम खड़े होते तो बैक पे शेडो बनता है। क्यों शेडो बनता है कि जो लाइट सोर्स है वो हम में से पास नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो अंधेरा फॉर्म होता है पीछे, ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, अंधेरा फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, जब ये लाइट आती है तो उसको एक ऑब्स्टेकल मिलता है, क्या मिलता है उसको, ऑब्स्टेकल मिलता है। तो ऑब्स्टेकल की वजह से वो क्या करता है, बैंड हो जाती है। जैसे लेट सपोज मेरे पास एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, लाइट सोर्स टकराती है एंड इट विल बेंड, लेकिन बेंड होने की वजह से क्या होगा, पीछे जो एक इमेज फॉर्म होगी, पीछे एक शेडो फॉर्म होगा, तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, अगर डायफ्रैक्शन की मैं डेफिनेशन देखूँ डायफ्रैक्शन की, तो बेसिकली क्या होती है, द बेंडिंग ऑफ रे, द बेंडिंग ऑफ रे अराउंड एन ऑब्स्टेकल, अराउंड एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब तो रुकावट, वो रुकावट जो रेस को आगे पास होने नहीं दे रही, उसकी वजह से बैंड हो रही है, तो उसकी वजह से डायफ्रैक्शन फॉर्म होती है, ठीक है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन, ठीक है। डायफ्रैक्शन 2 किस्म के होते हैं, एक होता है आपके पास फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, and second one is Fraunhofer diffraction. ठीक है, पहले पढ़ते हैं फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन क्या होता है। ये तो थ्योरी है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लिखवा से बता रहा हूँ क्या कोई याद रहे। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, अच्छा, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन के अंदर जो आपकी स्क्रीन होती है वो फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होती है। मतलब लेट सपोज मैं बोलूँ कि यहाँ पे लेट सपोज डायफ्रैक्शन हो रहा है, इसकी जो इमेज है ना वो बहुत जल्दी फॉर्म होती है, मतलब इसकी जो इमेज है बहुत जल्दी फॉर्म होती है, पीछे ही स्क्रीन लगी हुई होती है, तो स्क्रीन बहुत करीब लगी हुई होती है तो इमेज बहुत जल्दी फॉर्म हो जाती है। दैट डायफ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। तो उसमें हम कह सकते हैं स्क्रीन इज प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस, एट फाइनाइट डिस्टेंस। दूसरी बात, जो वेव फ्रंट होता है बेसिकली लीविंग द ऑब्स्टेकल
इज नॉट प्लेन, ऑब्स्टेकल इज नॉट प्लेन। इन द एंड ऑफ वीडियो बताऊंगा मैं वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है। रेज आफ्टर बेंडिंग आर नॉट पैरेलल। Last, interference can occur. Interference can occur without lens. Without lens. मतलब कुछ इस तरह का सिनेरियो होती है आपके पास। लेट्स से ये दो ये ऑब्स्टिकल्स हैं, एक ऑब्स्टिकल 1 है, एक ऑब्स्टिकल 2 है, ठीक है। रेज आई स्ट्रेट, हल्का सा बेंड हुई, ठीक है। रेज आई स्ट्रेट, हल्का सा बेंड हुई। यहाँ पे क्या हुआ, इंटरफेरेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, कंस्ट्रक्टिवली हो रहा हो, डिस्ट्रक्टिवली, डजंट मैटर, इंटरफेरेंस हो रहा है। तो क्या हुआ, दो रेज आपस में टकराई, ये आपस में पैरेलल नहीं है। अगर वो पैरेलल होती तो इट विल नेवर इंटरफेयर, ठीक है। तो दैट्स वाई ये पैरेलल नहीं है, ये एंटी, ये आपके पास जो है वो नॉट पैरेलल है। दैट्स वाई जो क्या होगा, इंटरफेयर कर रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अच्छा, इसी को उल्टा कर देंगे तो आपके पास जो बन जाएगा फ्रॉनहोफर। कैसे, देखते हैं। पहली बात, स्क्रीन इज प्लेस्ड, स्क्रीन इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। स्क्रीन बहुत दूर होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, वेव फ्रंट लीविंग ऑब्स्टेकल आर पैरेलल, आर प्लेन, सॉरी। नेक्स्ट, rays after bending are parallel. Next, lens is used, convex lens is used, convex lens is used for diffraction, is used for interference. अच्छा, इसकी फिगर अभी हम बनाते हैं। पहले मैं पढ़ता हूँ डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग क्या होता है? डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग बेसिकली फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को फॉलो करता है। तो बेसिकली क्या होता है, रेज स्ट्राइक करती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। जैसे फ्रॉनहोफर में होता है कि रेज आर पैरेलल आफ्टर बेंडिंग, ठीक है। रेज पैरेलल हो गई है। अब कॉन्वेक्स लेंस इज यूज फॉर इंटरफेरेंस। हमने क्या किया, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। कॉन्वेक्स लेंस से क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस को इसको बैंड कर दिया। क्या करती है, बैंड कर दिया। बैंड होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, इंटरफेरेंस हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, और यहाँ पे जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू अ लेंस, ठीक है। अच्छा, उसको तो एक दफा समझ लेते हैं। ये होता है आपके पास बी, ये होता है ए, और इसको कहते हैं हम लोग डी। दिस इज डी, जो क्या होता है ए प्लस बी। अच्छा, प्रीवियसली मैं पार्ट डिफरेंस बताना भूल गया था। पार्ट डिफरेंस क्या होता है, दो रेज ट्रेवल करती हैं, ठीक है। एक रे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, एक रे थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करती है। जो डिस्टेंस कम, जो रे कम डिस्टेंस कवर कर रही है,
कितना कम डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। जैसे अगर मैं इस दो रे की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूं इतना, तो बेसिकली ये वाली रे ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है, ये वाली रे ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है, तो दिस डिस्टेंस कॉल्ड पाथ डिफरेंस। प्रीवियसली एजेंट ऑफ स्लिट की तरफ भी हमने जब ड्रॉ किया था तो मैं बताना भूल गया था वहाँ पे। तो बेसिकली जो दो रेज हैं उनकी रेज में पैरेलल ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एंड दिस डिस्टेंस कॉल्ड पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, वो डिस्टेंस जो एक रे ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। ठीक है, डी यहाँ पे होता है a प्लस बी। तो फॉर्मूला जो बनता है इसका वो क्या बनता है, एम लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, वही फॉर्मूला बनता है जो यंग डबल स्लिट में बनता है। अच्छा, डी यहाँ पे क्या होता है, डी को हम बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटिंग एलिमेंट। और जो डी होता है वो क्या कहता है, 1 अपॉन नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट। ठीक है, मतलब एग्जाम में आता है कि भाई आपके पास जो ग्रेडिंग एलिमेंट है उसके अंदर जो है वो 1000 लाइंस है 1 सेंटीमीटर के अंदर, तो उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो जो डी आ जाएगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एमसीक्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हर साल जो है एमसीक्यूज में, इसको मैं देखता हूँ तो ये एमसीक्यूज में आता है। अच्छा, लास्ट टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं, ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ क्या होता है, ब्रैग्स लॉ क्या होता है, अच्छा एक्स रेस जो एक्सेस होती है वो बहुत ही शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। क्या होती है, इसकी बहुत शॉर्टेस्ट वेव लेंथ होती है। क्या होती है, शॉर्टेस्ट वेव लेंथ होती है। और जिसका ऑर्डर होता है ना वेव लेंथ का, वो होता है ऑर्डर इज 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, या फिर इसको कह लेंगे 10 एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा 10 बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के। ठीक है, अच्छा जो एक्स रेज होती हैं वो बहुत शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, तो एक्स रेज की हम यंग डबल स्लिट से इंटरफेरेंस नहीं निकाल सकते, तो हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ रॉक सॉल्ट। वी यूज़ रॉक सॉल्ट, तो हम रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं। तो रॉक सॉल्ट से क्या होता है, वहाँ पर इंटरफेरेंस होती है लाइट्स की, और जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरह का बनता है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा उसमें। जो फॉर्मूला होता है ये बनता है, एम लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला आपसे अक्सर पूछते हैं वो। अच्छा, मैंने एक बात बोली थी आपको, एंड बताऊंगा जो मैंने बोला था वेव फ्रंट के बारे में। वेव फ्रंट क्या होता है इधर समझ लेते हैं। वेव फ्रंट, लेट्स सपोज आपके एक फेज है, एक फेज पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है, हमें याद रखिएगा वेव फ्रंट क्या होता है, बेसिकली वेव फ्रंट सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो जो जहाँ पे वाइब्रेशन आती है ना, वाइब्रेशन, वहाँ पे क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक एग्जीक्यूट हो रहा होता है। और जो ये लोकस है, लोकस मैं डिफरेंट पॉइंट ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, मैं लेट्स सपोज ये पॉइंट ड्रॉ कर दूँ, ये पॉइंट ड्रॉ कर दूँ, ये पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली जो पाथ बन रहा है इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, जो पाथ बनता है उसको वेव फ्रंट कहते हैं। लेट्स सपोज मैं दरिया में अगर मैं पत्थर फेंकता हूँ तो एक सर्कुलर वेव पैदा होती है, दैट वेव इज कॉल्ड वेव फ्रंट, उसको हम सर्कुलर वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट दो किस्म की होती है, एक सर्कुलर वेव फ्रंट होती है, एक स्ट्रेट वेव फ्रंट होती है। ठीक है, जब भी हम पत्थर फेंकते हैं वेव फ्रंट रिवर के ऊपर, तो एक सर्कुलर वेव पैदा होती है यूं करके लाइक दिस। ठीक है, फिर एक वक्त आता है वो स्ट्रेट हो जाती है, सही है। तो कुछ देर बाद वो वेव फ्रंट स्ट्रेट प्लेन हो जाती है, पहले स्फेरिकल होती है, इस तरह से क्या होती है, प्लेन हो जाती है। तो बेसिकली जो पाथ होता है ना वेव का, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। और हमेशा याद रखिएगा कि जो मोशन होती है, दिस इज अ मोशन ऑफ, दिस मोशन कि लाइट की मोशन इस तरफ की है, और फ्रीक्वेंसी जो आपका वेव फ्रंट है वो ये व्यू पैदा हो रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो मोशन का और फ्रीक्वेंसी का जो एंगल होता है ना, वो 90 होता है। एंगल क्या होता है, 90 होता है, हमेशा देखिएगा। तो एग्जाम में आया है कि लेट सपोज आपके पास एक रेज है, वो किसी मोशन में मूव हो रही है, तो जो मोशन का और जो वेव फ्रंट का डायरेक्शन एंगल होता है कितना होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की थी कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि बहुत ड्राई कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं देने की कोशिश करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है। अच्छा, मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक प्रैक्टिस मटेरियल दूंगा, उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कुछ एमसीक्यूज आपको ऐसे मिलेंगे जो मैंने सॉल्व नहीं करवाए यहाँ पे। इसकी वजह ये है कि वो थियोरेटिकल हैं, लाइक ये कि हाइजेंस प्रिंसिपल किसने दी, और जो है वो न्यूटन से कौन सी प्रिंसिपल दिया, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं।
तो मैंने पहली मर्तबा मैंने MCQs के अंदर आंसर को बोल्ड कर दिया है पहली मर्तबा, ठीक है। क्यों किया है, इसकी वजह ये है कि बहुत सारे MCQs में ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर मैं उसमें बोल्ड नहीं करता तो आपके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाता, तो मैंने बोल्ड कर दिया है। जो कॉन्सेप्चुअल है वो तो कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर लेंगे, बट जो थोड़े थियोरेटिकल है उसको आप याद कर लीजिएगा, जो मैंने प्रैक्टिस मटेरियल दिया है, ठीक है। अच्छा, आज तक के लिए मेरा लेक्चर इतना ही था। इस वीडियो के लिहाज से जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये कि मैं वीकली तौर पे टेस्ट ले रहा हूँ स्टूडेंट्स का। अगर आपको टेस्ट के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप की अपनी नंबर शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे आप जो है वो टैग करें ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ, ताकि वहाँ पे आप जो भी वीकली टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें आप जो है वो अपेयर हो सकें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे वाली वीडियो जो आपको जो है सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो अब तक के लिए दी है मुझे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।